हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट की, यानी कि 1773 का वो रेगुलेटिंग एक्ट जिसके ज़रिए पहली बार ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों में दखलंदाजी की, इंटरवीन किया। साथ ही साथ इस वीडियो में हम रेगुलेटिंग एक्ट से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, जैसे इस रेगुलेटिंग एक्ट को क्यों लाया गया, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या असर पड़ा इस रेगुलेटिंग एक्ट का। ठीक है, सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट था क्या। It was the first step taken by the British government towards regularizing and controlling the operations of the East India Company in India। यानी कि ब्रिटेन की सरकार का ये पहला कदम था जिसके ज़रिए उन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो काम थे उसको नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करना शुरू किया, उस पर अपना शिकंजा कसना शुरू किया। साथ ही साथ पहली बार ऐसा था कि ब्रिटेन की सरकार ने कुछ कदम उठाया हो कंपनी से रिलेटेड। ठीक है, साथ ही साथ इस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ नियम बनाए कि ठीक है, अगर तुम्हें इंडिया में बिजनेस करना है तो तुम्हें ये नियम मानने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें बनाई। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये अधिकार था कि वो भारत में व्यापार करे, उसका एक अधिकार था इस टेरिटरी पे, भारत पे, जिसकी वजह से उन्होंने टोटल कंट्रोल तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से नहीं छीना, लेकिन उनके लिए कुछ नियम बना दिए कि तुम्हें ये नियम बनाने हैं, कुछ बदलाव कर दिए। ठीक है, इसीलिए इसे हम रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि विनियम अधिनियम कहते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट वॉज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन जून 1773। यानी कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसे ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित किया गया था जून 1773 में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ऐसा किया ही क्यों, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, पर अचानक से रेगुलेटिंग एक्ट लाने की ज़रूरत क्या थी। तो हुआ ये कि 1772 आते आते जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में, उसके व्यापार में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई, जिसकी वजह से जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, बहुत सारे फाइनेंशियल, बहुत सारे वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। जिसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो ब्रिटेन की सरकार थी उससे कुछ लोन की मांग की ताकि वो इन गड़बड़ियों को सही कर सके अपने हिसाब से। लेकिन जब ब्रिटेन की सरकार ने ये देखा कि जो काम है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो कुछ सही तरीके से नहीं चल रहा है, कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई नियमितता नहीं है, जिसके बाद ब्रिटेन की संसद ने ये फैसला किया कि अब कुछ नियमों की ज़रूरत है जिसके मदद से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका काम नियमित रूप से चल सके। और उसके बाद ब्रिटेन की सरकार इस रेगुलेटिंग एक्ट के साथ आती है जिसमें बहुत सारे नियम बनाए गए हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और उसमें काम करने वाले लोगों के लिए, जिसको डिस्कस हम नीचे करेंगे। सो इस तरह जो ब्रिटेन की सरकार है उसने धीरे धीरे अपना कंट्रोल बैठाना शुरू किया ईस्ट इंडिया कंपनी पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के ज़रिए क्या क्या नियम, क्या क्या चेंजेस किए गए। ठीक है, यानी कि फीचर्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि और भी इससे जुड़े हुए हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उन टॉपिक्स को लिखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। By this act, Governor of Bengal was given title of Governor General of Bengal and Governors of Mumbai and Madras were made subordinate to it। यानी कि इस अधिनियम के ज़रिए जो बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे अब उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और साथ ही साथ जो मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर हुआ करते थे उन्हें अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और इस तरह बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने बताया कि इस एक्ट के ज़रिए जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा हमसे जा सकता है कि किस एक्ट के ज़रिए जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर नोट करें। Government was established in Kolkata Presidency, in which there was a Governor General
एंड 4 मेंबर ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता प्रेसिडेंसी, जिसे उस वक्त कलकत्ता प्रेसिडेंसी कहा जाता था, वहाँ पर एक ऐसी सरकार की स्थापना की गई जिसमें गवर्नर जनरल के साथ साथ 4 अन्य लोग होते थे उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि उसकी परिषद में, ठीक है, जिनका टेन्योर यानी कि कार्यकाल 5 साल का होता था, ठीक है। और किसी भी मामले पर क्या फैसला लेना है ये बहुमत के आधार पर लिया जाता था। यानी कि अगर 4 में से 3 मेंबर्स कह रहे हैं कि ये फैसला होना चाहिए तो गवर्नर जनरल ये फैसला कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोलकाता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार बनाई गई जिसमें गवर्नर जनरल के साथ 4 अन्य मेंबर को चुना गया और जिनका कार्यकाल 5 साल का होता था और जो मिलकर किसी फैसले को लिया करते थे। Under this act, Supreme Court was established in Kolkata in 1774, consisting of a Chief Justice and 3 other judges। यानी कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के ज़रिए कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इस उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और इनके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश भी हुआ करते थे, ठीक है। और ये जो कोलकाता का जो ये उच्चतम न्यायालय था ये फोर्ट विलियम्स यानी कि जो किला था फोर्ट विलियम्स, वहाँ पर इसे स्थापित किया गया था। साथ ही साथ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, लेकिन इस उच्चतम न्यायालय का निर्माण 1774 में हुआ था। इसके साथ इस उच्चतम न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, जो पहले चीफ जस्टिस थे, उनका नाम था सर एलिजाह इम्फे, जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर कार्यभार संभाला। Company employees were prohibited from carrying on personal businesses and from accepting gift and bribes from Indian people। यानी कि जो कंपनी में काम करने वाले लोग थे उन्हें कोई भी निजी व्यापार यानी कि खुद का कोई पर्सनल कंपनी के काम के अलावा कोई भी पर्सनल व्यापार प्राइवेट कोई बिजनेस करने से मना कर दिया। साथ ही साथ उन्हें किसी भी भारतीय से कोई भी तोहफा, कोई भी रिश्वत लेने से भी मना कर दिया, ठीक है। यानी कि ना तो आप अपना कोई प्राइवेट बिजनेस करेंगे, कोई पर्सनल बिजनेस करेंगे और ना ही आप किसी इंडियन से कोई गिफ्ट लेंगे और ना कोई रिश्वत लेंगे।